नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। 5 टॉपिक के साथ आते हैं। एपिसोड 63 पर अब पहुंच चुके हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर कुछ कथन दिए गया है, पूछा गया है सही कौन सा है। 2 कथन है। सबसे पहले दोनों ही कथन को पढ़ करके हम कीवर्ड निकाल लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। पहला फैक्ट हमारे पास आ गया। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2025 और इसका थीम पूछा गया है। जब भी कोई दिवस वगैरह मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, पढ़ने का सही तरीका है कि उसके थीम को जरूर पढ़िए किसी भी विशेष वर्ष के लिए, और खास करके जिस वर्ष आप परीक्षा देने जा रहे हैं उस वर्ष का थीम। ठीक है, क्या थीम है? वन एवं भोजन। यह संभव है कि यहां पर आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके विषय में समझ लीजिए। दोनों स्टेटमेंट जो दिया गया है, सबसे पहले कुछ बातें समझते हैं। प्रत्येक वर्ष जो यहां पर आपसे लिखा गया है 21 मार्च, दरअसल 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। कहां से हुआ शुरुआत? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित किया, जिसे पहली बार कब सेलिब्रेट किया ये आपसे पूछा जा सकता है। और यह वर्ष था कब? 2013 में। इसका उद्देश्य क्या रखा गया? उद्देश्य क्या है? जब भी हम कोई देखिए, अगर वन के लिए है तो जाहिर सी बात है वन के प्रति जागरूकता है ना, इसका महत्व, इन सब चीजों पर प्रकाश डालने के लिए, फोकस करने के लिए किया गया। तो पहली बात तो ये सही है। अब 2025 का थीम जो है वन एवं भोजन, फॉरेस्ट एंड फूड रखा गया है, जो कि खाद्य सुरक्षा, पोषण, आजीविका में वनों की क्या महत्वपूर्ण भागीदारी है, क्या उसकी भूमिका है, इसको उजागर करना इस वर्ष का थीम है। तो मामला समझ में आ गया। फॉरेस्ट एंड फूड होगा इसका थीम इस बार। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सी के साथ जाएंगे, 1 और 2 दोनों ही सही है। दूसरे के तरफ चले। हाल ही में उड़ीसा के तट पर प्राप्त नई प्रजाति, ध्यान रखिए ये टॉपिक जो है इसको आप पहले अपना 5 स्टार लगाओ, बाद में आप भूल जाओगे। और ध्यान देकर के कह रहा हूं, इसको पढ़ के जाना, प्रीलिम से ठीक 1 दिन पहले पढ़ के जाना। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ये टॉपिक क्यों, अभी देखना, मैं बताऊंगा तब आप समझ जाओगे। हाल ही में उड़ीसा के तट पर प्राप्त नई प्रजाति, देखिए नई प्रजाति, एक स्पीसीज जो है वो पहली बार भारत में देखा गया है, लोबोथोरैक्स भारत। निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? समूह पूछा गया है आपसे। नई प्रजाति को लेकर के इसका नाम देखिए, लोबोथोरैक्स भारत। इसका नाम ही भारत के नाम पे दिया गया है, इतना महत्वपूर्ण इसको कहा गया है, पहली बार पाया गया है। और ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस समूह से आपको पूछा गया है। कहा तो उड़ीसा। कुछ फैक्ट तो प्रश्न में ही आपके पास है। हुआ क्या है दरअसल, ZSI क्या होता है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। इसके वैज्ञानिकों को उड़ीसा के तट पर समुद्री मछली जो होता है ना, तो समुद्री मछली के मुख गुहा में रहने वाला एक परजीवी मिला। समझिए, परजीवी क्या होता है? दूसरे पर निर्भर होता है, भोजन पानी सब उससे लेता है, अपना मस्त रहता है वो। ठीक है, तो मछली के मुख गुहा में मिला वो परजीवी, आइसोपोड प्रजाति। समझ गए? तो यहां पर लिखा भी है आइसोपोड्स, ध्यान रखिएगा, ये प्रजाति से ये संबंधित है। और इसे जो है लोबोथोरैक्स इंडिया, लोबोथोरैक्स भारत नाम दिया गया। क्यों नाम दिया गया ये पूछा जा सकता है। क्योंकि यह नाम भारत में पहली बार ये पाया गया, तो उसके सम्मान में भारत के साथ ही जोड़ करके दिया गया। अब समझ में आया कितना महत्वपूर्ण है ये? क्या था? आइसोपोड्स प्रजाति के लेकर के किस समूह से आते हैं, तो उस समूह से ये प्रजाति आएगा। मामला क्लियर? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तीसरे पर, केंद्र सरकार ने स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत, ध्यान दीजिए, योजना स्वर्ण मुद्रीकरण योजना। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट होगा इकोनॉमी में, इस बार के करंट अफेयर्स के लिहाज से ध्यान रखना है इस टॉपिक को, है ना। इसके तहत मध्यम अवधि एवं दीर्घकालिक सरकारी जमा घटकों को क्या कर दिया है? बंद करने की घोषणा कर दी है। आपने देखा होगा भी हाल में केंद्र सरकार के द्वारा यह आदेश 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। यह आपसे पूछा गया है। देखिए यहां पर कहा गया है, कौन सा सही है, कौन सा कथन? स्वर्ण मुद्रीकरण योजना यानी कि GMS के मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि सरकारी जमा जो है उसके घटक को बंद करने की बात की गई है। पहली बात तो यहां पर एक चीज आपसे पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने स्वर्ण मुद्रीकरण योजना जो है उसको लॉन्च कब किया था? अभी बंद किया है तो ठीक है, लेकिन लॉन्च यूपीएससी है, यूपीएससी कभी ना सीधी बातें नहीं पूछेगा आपसे। बंद कब, शुरुआत कब किया था, लॉन्च कब किया गया था, ये पूछा जाएगा। तो नवंबर 2015 में। इसका उद्देश्य क्या था?
यह भी जानना जरूरी है इस योजना का। इसका उद्देश्य यह था कि देखिए भारत के लोगों को ना गोल्ड बहुत पसंद है ना। तो गोल्ड पसंद है, लोग खास करके महिलाओं को देखेंगे आभूषण बहुत पहनती हैं सोने का। अब क्या है कि शादी विवाह में एक दिन तो पहन लिया, रोज तो ऑफिस पहन के जा नहीं रहे, तो क्या है लोगों के पास जो है निष्क्रिय सोना जो पड़ा हुआ है उसको बैंकिंग प्रणाली में लाना उद्देश्य था। इससे क्या होता, देश की जो आयात निर्भरता है, समझिए इस बात को, उसको कम किया जा सकता था। तो इसी उद्देश्य के साथ इस योजना को लाया। अब इस योजना के तहत क्या हुआ कि लोग अपना सोना जमा करेंगे, किधर जाकर के, बैंकिंग प्रणाली में था, जाके बैंक में जमा कर दो भैया। और बैंक में जमा करोगे तो बैंक आपको क्या देगा, इंटरेस्ट उस पर देगा, ब्याज। तो भैया अपने घर में जो आप रखे हुए गोल्ड को आभूषण बना के जाकर के बैंक में रखो, पैसा कमाओ। समझ में आया। तो ये जो है वहां से ब्याज प्राप्त कर सकते थे। और जो परिपक्वता अवधि आपने तय किया है, उस परिपक्वता अवधि के बाद सोना या उसकी समतुल्य राशि जो है वो आप वापस ले सकते थे। जितना गोल्ड आपने जमा किया 2015 में दिसंबर के महीना में, नवंबर की बस शुरू हुआ, दिसंबर में जमा कर दिए। उस वक्त जो आपने गोल्ड जमा किया था उसका 3 लाख वैल्यू था। तो जैसे जैसे बढ़ता गया उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिला। 2024 में आपका परिपक्वता अवधि जो है पूरा हो गया, आपने निकाला। तो 2024 में देखा गया कि जितना सोना आपने बैंक में दिया था उसका वैल्यू 3 लाख से बढ़कर के 13 लाख हो गया। तो बैंक आपको वापस 13 लाख दे देगी, या तो 13 लाख ले लीजिए या उतना अमाउंट आप गोल्ड ले लीजिए, आपकी मर्जी। समझ में आया। तो यहां पर जो कहा गया कि इसको बंद किया गया, भैया ये बात तो सही है, लेकिन दूसरी बात, यह आदेश 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा नहीं, यही फॉल्ट है। क्या होगा, ये 26 मार्च से लागू हो चुका है, ये गलत था। तो सही पूछा गया है केवल 1। मामला समझ में आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जितनी बातें इधर लिखा हूं ब्याज वाज ये सब ना, ये आप ध्यान दे के जाना। यूपीएससी यहां पर आपसे कॉन्सेप्ट की उम्मीद करेगी, यहां से पूछा जा सकता है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथन आपको चुनना है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। 3 स्टेटमेंट है, बहुत ध्यान से। कई बार जो बड़े बड़े स्टेटमेंट हो ना, बच्चे घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। पहले आपको आराम से एक एक स्टेटमेंट पढ़ करके कीवर्ड निकालना है उसका, पहला काम ये। चलिए कीवर्ड निकाले मिलकर के, साथ मिलकर के। इसका क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन है। कुल मिलाकर के डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली को लेकर के नोडल मिनिस्ट्री क्या है, ये आपसे पूछा गया है, पहली बात है। आगे बढ़ जाए। अब देखिए दूसरे में क्या है, हमने छठ से पहचान लिया। मोटो, उद्देश्य क्या है इसको लाने का, डिजिटल फसल प्रणाली सर्वेक्षण प्रणाली लाने का उद्देश्य कुछ तो मोटो होगा। मोटो क्या है, मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से वास्तविक समय में सीधे खेत से बोई गई फसल का विवरण एकत्र करना है, ठीक है। अगला, इस पहल को क्रियान्वित करने के लिए मंत्रालय ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 और देश के अन्य आईटी कानून जो है उसके अनुसार एग्री स्टैक जो है वह विकसित किया है। मामला समझ में आया। ये 3 स्टेटमेंट यहां पर आपको दिया गया है। अब इसके विषय में समझते हैं। डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली, देखिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली का संचालन जो है आपको यहां दिया भी गया है। जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ही है। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ फैक्ट जो है ये सही हो जाएगा, इसीलिए 1 तो सही हो गया। दूसरा, इस प्रणाली का उद्देश्य आपसे पूछा गया है, उद्देश्य क्या है, शब्द पे ध्यान दीजिए। डिजिटल फसल सर्वेक्षण, सर्वे करना है फसलों का, लेकिन डिजिटल माध्यम से। मोबाइल इंटरफेस की यहां पर बात की गई है। बहुत ज्यादा ना समझ में आए ना तो टेक्निकल वर्ड को जोड़ने की कोशिश कीजिए, कॉमन सेंस लगाइए। मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से खेतों में जो बोई गई फसल है उसका डेटा प्राप्त करना है, और उसका डेटा रियल टाइम में प्राप्त करना है, वास्तविक समय। हिंदी में कई बार इस तरह का ट्रांसलेशन रहेगा, थोड़ा सा इंग्लिश के वाले प्रश्न को देख लेना, इंग्लिश वाले भाग को, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, किसान को बेहतर सुविधा मिल सकेगा। सटीक जो कृषि रणनीति है वह गवर्नमेंट बना पाएगी इन सब चीजों से। तो यह भी जो है वह सही हो गया। तीसरा पर पहुंचते हैं। तीसरा क्या कहता है, क्रियान्वयन को लेकर के अधिनियम और आईटी लॉज की बात किया गया है। देखिए सरकार ने
लाया तो सोच तो बहुत अच्छा है ये प्रणाली, लेकिन इसको अमली जामा कैसे पहनाया जाता, सफलतापूर्वक लागू कैसे कराया जाता, ये ज्यादा चैलेंज है ना। तो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 जो कि यहां पर लिखा गया है, यह और देश भर में, चूंकि यहां पर देखिए डिजिटल है तो जाहिर सी बात है विभिन्न आईटी कानून जो है वह रोरा ना बने, तो उनको साथ ले लो। तो विभिन्न आईटी कानूनों के तहत जो है एक एग्री स्टैक विकसित किया। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि डेटा सुरक्षा होना सुनिश्चित करना मुश्किल है ना, तो इसीलिए डेटा लीक ना हो। कहते हैं ना डेटा इज न्यू फ्यूल, तो डेटा जो है उसको सुरक्षित रखा जाए, ये इसका मकसद रहा। इसीलिए ये अधिनियम और विभिन्न जो आईटी कानून है सबको देखो भालो और डेटा को सिक्योर करके रखो, तो यह भी हो जाएगा सही। तीनों ही स्टेटमेंट सही हुआ। क्या था? सही उत्तर चूज कीजिए। अच्छा यहां पर तो सभी तीन इधर है, सी सही हो गया। मामला समझ में आ गया ना, इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहा हूं ये पूछा जा सकता है। पांचवा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम क्या है? एनपीसीएल। सबसे पहले इसको देखिए, भीम सर्विसेज लिमिटेड ने भीम ऐप को अपग्रेड करके भीम 3.0 लॉन्च किया है। देखेंगे अभी भीम ऐप की शुरुआत वर्ष 2014 से की गई थी। दोनों चीजें हैं। अब इसके विषय में सबसे पहले समझ लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई की बात की गई है। इसकी दरअसल एक सहायक कंपनी है एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड। इसने भीम ऐप के अपग्रेडेड वर्जन जो है ये भीम 3.0 उसको लॉन्च किया। ये हम सब जानते हैं, अखबारों में हमने पढ़ा, भैया एकदम सही है, ठीक है, यूज भी करते हैं भीम हम लोग। तो भीम ऐप जो है 30 दिसंबर 2016 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था, ना कि वर्ष 2014 को। कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे, 2014 में तो प्राइम मिनिस्टर बने ही थे ये, तो तुरंत ये सारी चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल है वो कैसे खड़ा किया जाता। 2 वर्ष से बल्कि अधिक 2.5 वर्ष का समय लगा। 30 दिसंबर को हुआ ना, 30 दिसंबर 2016, ध्यान देना है ये तारीख था, और जुलाई में आए हैं 2014 में, तो आप देख लीजिए। तो कुल मिला के समय लगा इस काम में, ठीक है। तो ये इस तरह से लगभग जो है उसके बाद इस काम को किया गया, और इसके वजह से क्या हुआ, यानी कि ये तो गलत हो गया, इसके वजह से क्या हुआ, देश भर में देखिए डिजिटल पेमेंट का एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है ना। डिजिटल जो पेमेंट है, भुगतान है, उसको बढ़ावा मिला, और यूपीआई पर ये पूरी तरह से यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, उस पर ये पूरी तरह से आधारित है। तो ये यहां पर जो फैक्ट है वो गलत हो गया। आपसे पूछा गया था अच्छा सही और कौन से कथन, केवल एक है ना, ए विकल्प के साथ हम जाएंगे, दूसरा गलत हो गया। मामला समझ में आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, एक प्रश्न आपके लिए जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दोगे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? बहुत चर्चा में रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, पाकिस्तान में भी रहा है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। कौन सा एरिया? कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा या आलमगीरपुर? 4 में से कोई एक विकल्प सही होगा। जो भी आपको सही लगता हो उसका जवाब आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे, जैसे कि अभी तक आप लोग देते आए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब मैं देखता हूं कि सही है, अच्छी बात है। इसी बहाने बहुत सारे टॉपिक का आपका रिवीजन हो जाता है, और कई बार जब हम जवाब देते हैं ना किसी चीज़ों का, तो वो हमें अधिक याद रह जाता है अधिक दिनों तक। तो वो जो कोशिश आप करते हैं वो करते रहिए, ठीक है। आज के इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।